Law. I'm Advocate Shailendra Singh, and in today's video, we will explore the Hindu Marriage Act 1955, one of the most important laws governing marriages among Hindu in India. So stay with me, we will break down key provision in a clear and practical way. So let's start. इस एक्ट के बारे में तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसको फैमिली लॉ और हिंदू लॉ भी कहा जाता है। यह एक्ट 18 मई 1955 में पास हुआ था और इन्फोर्समेंट हुआ था पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अप्लीकेबल हुआ था 30 अक्टूबर 2019 में। इट्स मीन नाउ दिस एक्ट इज अप्लीकेबल इंटायर इंडिया। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट में यानी 30 सेक्शन में 2 सेक्शन रिपील किए गए हैं, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 30। अब एक्ट बचे आपको 28 सेक्शनों को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि इजी याद हो सके। तो फर्स्ट पार्ट में है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 एंड सेकेंड पार्ट में हिंदू मैरिजेस सेक्शन 5 to 8। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 3 रिस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन। पार्ट 4 नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। इसमें इस प्रोविजन में है कि इस मैरिज को नलिटी कैसे बाय डिग्री और डाइवोर्स कैसे लेते हैं सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, लेट डाउन किया गया है। सेक्शन पार्ट 5 जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर। इस सेक्शन में जुरिडिक्शन क्या है, हाउ टू प्रोसीजर, हाउ टू पिटिशन कैसे कहाँ फाइल होगा और बॉन्ड क्या होगा। पार्ट 6 में है सेविंग एंड रिपील which is section 29 and 30. 30 is already repealed by amendment. अब वन ईच बाय ईच चलते हैं। पार्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। इसमें शॉर्ट टाइटल में क्या है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और एक्सटेंड में क्या है, इट्स एक्सटेंड टू द इंटायर इंडिया सिंस 30 अक्टूबर 2009 इन जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में क्या गया कि एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट किस पे अप्लीकेबल होगा, जाहिर सी बात है हिंदू मैरिज एक्ट है तो वो लोग जो हिंदू बाय रिलीजियन हो इसमें इस एक्ट को अप्लीकेबल है। बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजियन। और इसमें कौन नहीं आते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी, इनका एक अलग सलाह है, जबकि एक ही होना चाहिए क्योंकि एक हिंदुस्तान में रहते हैं। सेक्शन 3 में डिफिनीशन बताया गया है, जैसे कि कस्टम एंड यूजेस। शादी में जाहिर सी बात है कस्टम होते हैं, रिचुअल होते हैं, सबकी परंपराएं होती है, तो इसमें डिफिनीशन में कस्टम एंड यूजेस को डिफाइन किया गया है। और बी में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि ये एक्ट से रिलेटेड कोई भी पिटिशन वगैरह हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं। स्पेशली एक फैमिली कोर्ट होता है इसके लिए। फुल ब्लड एंड दूसरा है यूटेरिन ब्लड। और एक और होता है इसमें एक शायद मिस हो गया है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेरिन ब्लड। फिर इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड स्पेंडर रिलेशनशिप, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें स्पेंडर रिलेशनशिप क्या होता है। और लास्ट है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब जो इसमें 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको मालूम ही होगा, कस्टम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फुल ब्लड, यूटेरिन ब्लड और स्पेंडर रिलेशनशिप। एक और है हाफ ब्लड। तो चलते हैं फुल ब्लड। फुल ब्लड में क्या होता है कि इफ टू इंडिविजुअल और बोर्न टू द सेम पेरेंट दे आर रिलेटेड टू फुल ब्लड। इट्स मीन उसके माता पिता सेम है, मतलब एक वाइफ एक हस्बैंड, और यदि 2 बच्चे हैं तो वो फुल ब्लड में माना जाएगा। यूटेरिन ब्लड क्या होता है कि इफ टू इंडिविजुअल और बोर्न टू द सेम मदर बट डिफरेंट फादर, माँ एक है पर पिता उसके अलग अलग हैं, तो दे आर रिलेटेड टू यूटेरिन ब्लड। और हाफ ब्लड में क्या होता है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल बॉर्न हो, मतलब पेरेंट्स एक हो मदर डिफरेंट हो, तो उसको हाफ ब्लड बोलते हैं। इस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट।
इस एक्ट में जो मतलब एनी कस्टम यूजेस एज पार्ट ऑफ दैट द इन्फोर्सर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट। सेक्शन 4 में ये एक्ट उस पे अप्लीकेबल होगा जो कैसे इस पे ओवर राइडिंग नहीं होगा। ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या है, जैसे किसी भी कोई ट्राइब एरिया है, उनका एक परंपरा होता है, तो उसमें ये एक्ट नॉट इन्फोर्स्ड होगा। ठीक, जैसे कि ट्राइब एरिया में कुछ एक सिस्टम होता है उनका अलग से शादी का, कुछ परंपराएं होती हैं, तो ये उस पर ओवर राइटिंग इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provision contained in this act। इस एक्ट बनने से पहले बिफोर कुछ एक्ट में यदि शादी की परंपराएं हैं, शादी का मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो सीज हो जाएंगी। पार्ट 2, हिंदू मैरिज विच इज सेक्शन 5 to 8। सेक्शन 5 में कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 में ये लेट डाउन किया गया है कि एक हिंदू वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। मोस्टली देयर आर 5 कंडीशन लेट डाउन इन हिंदू मैरिज। फर्स्ट, नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे बोथ पार्टीज आर अनमैरिड या बोथ पार्टीज आर डाइवोर्सी, तभी वो हिंदू मैरिज एक्ट में लेट डाउन होंगे, कर सकते हैं शादी। मतलब नाइदर पार्टी, को भी पार्टी का जो है स्पाउस, मान लो एक हस्बैंड है, शादीशुदा था पहले, और उसकी ऑलरेडी एक पत्नी लिविंग मतलब जिंदा है और डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में वो शादी नहीं कर सकता है। इट्स मीन बोथ पार्टीज आर अनमैरिड एंड बोथ पार्टी आर डाइवोर्सी। First condition. The second condition, contempt for marriage. It's mean both parties sound होना चाहिए, उसकी समझने की शक्ति होनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको ये कंटेम्प्ट होना चाहिए। इट्स मीन साउंड माइंड का होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई भी दबाव लड़का लड़की पे नहीं होना चाहिए कि नहीं शादी करनी है, और इट्स मीन कंटेम्प्ट फॉर मैरिज। द थर्ड पॉइंट इज ब्राइड ग्रूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राइड ग्रूम, लड़के की एज 21 ईयर्स और लड़की की एज 18 साल एट द टाइम ऑफ मैरिज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, वो भी नहीं आना चाहिए। और लास्ट है स्पेंडर, द पार्टीज आर नॉट स्पेंडर ऑफ ईच अदर। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, स्पेंडर रिलेशनशिप क्या होता है। स्पेंडर रिलेशनशिप मीन्स क्लोज ब्लड रिलेटिव्स। स्पेंडर मीन्स क्लोज ब्लड रिलेटिव्स। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, टू पीपल आर स्पेंडर इफ दे आर रिलेटेड थ्रू, वो प्रोहिबिटेड नहीं होगा शादी उसमें। जैसे कि कॉमन सेंटर्स अप टू 3 जनरेशन ऑफ मदर साइड, यानी कि कोई कॉमन सेंटर है, हमारे कॉमन पूर्वज है मदर साइड से 3 जनरेशन के, और 5 जनरेशन फादर साइड्स के, यानी कि मदर साइड्स के जो सेंटर हैं हमारे पूर्वज हैं, वो 3 पीढ़ी नहीं होनी चाहिए और 5 पीढ़ी फादर साइड से नहीं होना चाहिए। इफ यू शेयर द सेम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यू आर स्पेंडर रिलेशनशिप, यानी कि यदि कोई भी इसमें आता है, ग्रैंड पेरेंट्स सेम होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स शेयर करते हैं, तो वो स्पेंडर रिलेशनशिप होगा। दिस मीन्स यू कांट मैरी दैट पर्सन अंडर हिंदू लॉ। स्पेंडर मीन्स क्लोज्ड रिलेटिव्स with whom marriage is not allowed. Hope the topic is clear. सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज विच इज सेक्शन रिपील्ड। अमेंडमेंट के द्वारा ये रिपील कर दिया गया था, जैसे कि पहला बता रखे हैं कि रिपील्ड बाय द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। सेक्शन 7 सेरेमनी फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या सेरेमनी होंगी, उसमें सेक्शन 7 में डिफाइन लेट डाउन किया गया है। जैसे कि हिंदू मैरिज में बी सोमलाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। मीन हर हिंदू मैरिज में किसे 7 फेरे लेते हैं, एक पूरा एक ट्रेडिशन है, तो वो सेरेमनी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि
सप्तपदी। सप्तपदी मीन होता है कि टेकिंग 7 स्टेप बाय ब्राइड ग्रूम एंड वाइफ या ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। आग जो आग लगा सेक्रेड फायर होते हैं उनके 7 फेरे होने चाहिए। ये हमारे सेरेमनी या कस्टम में आता है। तो 7 सेक्शन में लेट डाउन किया गया है सेरेमनी फॉर ए हिंदू मैरिज में ये जो सेरेमनी है ये फॉलो होना चाहिए। सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब तो ये मस्ट कर दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी होना है तो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट करवाना जरूरी होता है और सबको करवाना चाहिए शादी के बाद। हाँ, 3 साल के बाद होता तो कुछ शायद लेट पेमेंट लगती है, शायद 300 या 400 रुपए। तो शादी होने के बाद जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। जैसे कि पहले लोग कहते थे कि पंडित जी ने 7 फेरे घुमवा दिए, तो उस 7 फेरे को तोड़ने के लिए यानी कि विवाह विच्छेद करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने तो सोच लो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, लीगल एविडेंस हो गया है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होनी चाहिए, कराना चाहिए। पार्ट 3 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूलर राइट, जो सीआर राइट्स बोलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन, विच इज लेट डाउन सेक्शन 9 to 10। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूलर राइट means when either the husband or wife has withdrawn themselves from society, the aggrieved party may apply for the petition to the district court। जो भी पीड़ित पार्टी होगी वो अप्लाई कर सकता है कंज्यूलर राइट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चाहे हस्बैंड और वाइफ हो, वो विड्रा सोसाइटी अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेती है, जो एक शादीशुदा लाइफ होती है, तो एग्रीड पार्टी एक पिटिशन अप्लाई कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, मतलब मारपीट हो गई, एक दूसरे का सर फोड़ दिए, तो वाइफ चली आती है अपने माँ बाप के घर। वाइफ लीव्स द हाउस एंड गोज टू हर पेरेंट्स होम। इस कंडीशन में हस्बैंड रिक्वेस्ट हर टू कम बैक बट सी रिफ्यूजेज विदाउट एनी वैलिड रीजन, देन हस्बैंड कैन फाइल पिटिशन अंडर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूलर राइट। बट ये मोस्टली क्या होता है ना कि आजकल वैसे भी शादी जल्दी कहाँ टिकती हैं, थोड़ा बहुत प्यार हो गया बस शादी कर लिए हैं। जब लव मैरिज वाले शादी मतलब ज़्यादा टिकती नहीं, शुरू से अट्रैक्शन है, हाँ भाई यही मेरा बाबू सोना है, अब बाद में लड़ाई झगड़ा होता है, फाइट होगी ईच अदर। तो इस कंडीशन में यदि वाइफ चली आती है अपनी माँ बाप के घर, तो हस्बैंड रिक्वेस्ट करता है कि भाई आ जाइए, जो भी है फॉरगेट ऑल द थिंग्स एंड लेट्स स्टार्ट ए न्यू लाइफ। बट शी रिफ्यूज्ड, वो नहीं आती है, तो एक हस्बैंड के पास राइट होता है वो कंज्यूलर राइट का एक पिटिशन फाइल करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बट ये सेक्शन मोस्टली अब क्या हो गया है कि अपने हस्बैंड अपने आप को बचाने के लिए कि हमें मेंटेनेंस ना देना पड़े, एलिमनी ना देना पड़े, तो ये सेक्शन 9 का यूज करते हैं। मतलब हस्बैंड ये कह रहा है कि हम तो रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पर वो आती नहीं है। आपके पास एक वैलिड रीजन भी है कि भाई हम तो उसको रखना चाह रहे हैं, साथ में लाइफ पास करना चाह रहे हैं, पर वाइफ ही नहीं आ रही है। तो ये एलिमनी और मेंटेनेंस से बचने के लिए एक अच्छा मतलब विकल्प है। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, आइदर पार्टी टू ए मैरिज में प्रेजेंट ए पिटिशन praying for a degree of judicial separation on any of the grounds specified in section 13 of the act। 13 में डाइवोर्स के विषय में बताया गया है और सेक्शन 10 में है जुडिशियल सेपरेशन। कोई भी पार्टी प्रेजेंट पिटिशन प्रेइंग कर सकती है डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। वो किस कंडीशन में कर सकती है? द कोर्ट अलाउ द हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली। जुडिशियल सेपरेशन में क्या है कि वो मतलब कोर्ट अलाउ कर देगी हस्बैंड एंड वाइफ को कि लिव सेपरेटली, कि बहुत ज़्यादा मारपीट हो गया या कोई और रीज़न है, वाइफ को डर है कि लाइफ टू डेथ का, तो ये जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही मतलब एक फैमिली कोर्ट में वो फाइल कर सकती है जो भी उसका जुरिडिक्शन में होगा। ठीक, इट्स मीन कि शादी अभी है, वैलिड है, बट हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली। ठीक, they remain legally married but are not required to live together. This is a breakdown from the marriage. Ground for the judicial separation, जैसे कि उसके ग्राउंड्स होते हैं रेस्टिट्यूशन
ऑफ कंज्यूमर राइट के, तो इसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, तभी जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। वो ग्राउंड्स क्या है कि वन स्पाउस कैन आस्क फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, किस कंडीशन में वो जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन फाइल कर सकती है। इफ द अदर स्पाउस इज क्रूअल हो, मारपीट करता हो, या कमिट एडल्टरी हो, उसका कहीं और भी संबंध है किसी अदर मतलब फीमेल से या मेल से, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में मतलब कह सकते हैं कि डिजर्व देम, अबेंडन देम, उसको त्याग देना। और एक कंडीशन और हो सकती है जैसे कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, या हस्बैंड या वाइफ कोई दूसरा रिलीजन अपना ले। जैसे एक मान लो कि हस्बैंड हिंदू है और वाइफ ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, तो इस कंडीशन में वो पिटिशन फाइल कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन का। ठीक है, यदि वो मेंटली इल हो, उसको डिसीजेज हो, तो इस कंडीशन में भी वो ग्राउंड्स बनता है। हैज ए वल्नरेबल डिसीजन, हैज नॉट बीन हियर्ड फ्रॉम और लास्ट 7 ईयर्स, मतलब 7 साल में कोई भी पता ना हो, वाइफ मतलब भाग गई हो या हस्बैंड 7 साल से दोनों पार्टी ने सुना ना हो, तो ये ग्राउंड्स होते हैं जुडिशियल सेपरेशन के। मतलब कह सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बता दें, जैसे ए हस्बैंड बीट्स हिज वाइफ एंड एब्यूजेस हर, हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटता है और एब्यूज गाली गलौज करता है, तो वाइफ डज नॉट वांट टू डाइवोर्स इमीडिएटली मतलब वाइफ डज नॉट वांट टू डाइवोर्स इमीडिएटली, मतलब वाइफ सोचती है शायद ये ठीक हो जाए, शायद ही चांसेस हैं कि मतलब वो हमारे कहने पे चलने लगे, तो वाइफ इमीडिएटली डाइवोर्स नहीं चाहती है, तो अप्लाई कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 के लिए, बट कांट लिव विद हिम। सी कैन फाइल ए पिटिशन अंडर सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन आस्किंग द कोर्ट प्लीज अलाउ मी टू लिव सेपरेटली व्हाइल स्टिल बीइंग मैरिड। कंज्यूमर राइट में एक पति के पास या वाइफ के पास राइट्स होता है उसको बुलाने का और साथ रहने का, मतलब शादी टूटी नहीं है, उसको कैरी ऑन करना चाह रहे हैं। जुडिशियल सेपरेशन में क्या है कि बोथ पार्टी आर लिविंग सेपरेटली बट मैरिड, मतलब स्टिल वो मैरिड, उनका जो लीगल स्टेटस है वो मैरिड का होगा। कुछ ग्राउंड्स होते हैं उसके बिहाफ पे, रेस्टिट्यूशन में भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, यदि वैलिड रीजन है कि वाइफ, उस वाइफ के पास यदि वैलिड रीजन है किसी भी स्पाउस पे, जरूरी नहीं कि वाइफ हो, ये इक्वल राइट होता है सबके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। इसमें भी एक ग्राउंड्स होते हैं कंज्यूमर राइट के लिए, यदि वाइफ को लगता है कि कोर्ट को लगता है कि ये इसके लाइफ के लिए थ्रेटेंड है, तो वो कंज्यूमर राइट का ऑर्डर नहीं देगा। दूसरे सेपरेशन में क्या है कि वाइफ इमीडिएटली डाइवोर्स नहीं चाहती है, तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है, वो भी इसमें भी ग्राउंड है, जैसे कि क्रूअल हो, कमिट एडल्टरी हो, या कोई भी स्पाउस रिलीजन चेंज कर ले, दोनों में से कोई एक मेंटली इल हो, मतलब दौड़े पड़ते हो, तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है। और यदि उसका कोई भी स्पाउस में यानी हस्बैंड वाइफ में 7 साल से सुना ही ना हो कि वो है भी या मर गया, तो इस कंडीशन में भाई कब तक आदमी वेट करेगा, सबके पास जीने का राइट है, तो जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हैं। पार्ट 4, nullity of marriage, nullity of marriage which is section laid down 11 to 18। सेक्शन 11 में है वाइड मैरिज, ऐसी मैरिज जो स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट ना करती हो। इट्स मीन सेक्शन 5 के जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हैं वो फॉलो ना किए गए हो, तो ऐसी मैरिज को हम वाइड मैरिज कहते हैं। इट्स मीन स्टार्टिंग से ही वो इनवैलिड हो, एबनिशियो। ठीक है, ए वाइड मैरिज इज ए मैरिज दैट इज कंसिडर्ड इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इट्स मीन वाइड एबनिशियो, लीगली इट इज ट्रीटेड एज थ्रो इट्स नेवर एग्जिस्टेड, वो शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ऐसी मैरिज को वाइड मैरिज कहते हैं, कहलाती है। सेक्शन 12 में क्या है, वाइडेबल मैरिज, ऐसी मैरिज जो स्टार्टिंग से वाइडेबल ना हो। ठीक है, जब तक कोई कोर्ट का डिग्री या प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं आ जाती तब तक वो वाइडेबल मैरिज होगी, मतलब वो मैरिज एग्जिस्ट करती है। एनी मैरिज सोमलाइज्ड whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be nulled by degree of nullity। जब तक डिग्री नहीं मिल जाती कि ये शादी वाइडेबल मैरिज है तब तक वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। इट्स मीन वो स्टार्टिंग से ही वाइडेबल नहीं है, यानी स्टार्टिंग से ही वाइड मैरिज नहीं है, तो ऐसी मैरिज को वाइडेबल मैरिज कहते हैं। Section 13, Divorce। Any marriage
solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition by either husband or wife be dissolved by a decree of divorce। सेक्शन 13 में डाइवोर्स को डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। व्हाट सेक्शन 13 सेज ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। फर्स्ट ग्राउंड्स हमारा आगे से हस्बैंड एंड वाइफ में एडल्ट्री का मैटर हो। इफ आफ्टर मैरिज वन स्पाउस वॉलंटरी हैज सेक्सुअल इंटरकोर्सेस विथ समवन अदर देन देयर पार्टनर। एडल्ट्री का हो यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करते हो अपने पार्टनर से नहीं, एक कोई अदर पर्सन से, तो इस केस में डाइवोर्स के ग्राउंड्स होता है। दूसरा ग्राउंड है क्रूरल्टी, ज़्यादा मतलब मारपीट हो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो तो बहुत ज़्यादा मारपीट हो तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स के लिए। यानी कि सेक्शन 13 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किस आधार पे डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से बेस हैं, ग्राउंड्स हैं। क्रूएल्टी, इफ वन स्पाउस ट्रीट्स द अदर विथ फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी हो, या दोनों रूम में हस्बैंड एंड वाइफ इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हो कि फिजिकल यानी कि फिजिकली मारपीट होता हो और मेंटल हैरेसमेंट होता हो, तो इस कंडीशन में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तीसरा है डिसर्शन, इफ ए स्पाउस डिजर्ट द अदर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एट लीस्ट 2 years इमीडिएट बिफोर फाइलिंग फॉर डाइवोर्स। यदि हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल से अलग रह रहे हैं, कंटिन्यू 2 years, नॉट मतलब 6 महीने ऐसा नहीं, यदि कंटिन्यूअस 2 years से वो अलग रह रहे हैं तो ग्राउंड्स बनता है डाइवोर्स का। ठीक, कन्वर्जन, यदि कन्वर्जन एक और भी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कन्वर्जन, यदि स्पाउस में दोनों में से एक कोई अदर धर्म अपना लिया हो, कन्वर्ट हो गए हो, तो इस कंडीशन में या हस्बैंड या वाइफ पिटिशन फाइल कर सकते हैं, यानी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। फिफ्थ पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर या अनसाउंड माइंड, इफ ए स्पाउस इज इनक्रेडिबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज ए मेंटल डिसऑर्डर सो सीवियर, अधिक ज्यादा होगा मेंटल डिसऑर्डर कि सर्वाइव ना कर पाए, तो इस कंडीशन में एक रीजनेबल ग्राउंड्स बनता है डाइवोर्स के लिए। फोर्थ है, 6 पॉइंट है व्हेन रियल डिजीजेस। व्हेन रियल डिजीजेस मीन होता है कि सपोज दैट इनकम्पोटेंट मतलब नपुंसक वगैरह कि वेनरेबल डिसीज होता है। इफ ए स्पाउस हैज ए कम्युनिकेबल वेनरेबल यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल सेक्स से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो, मतलब जैसे कि समझ जाओ, तो इस कंडीशन में भी स्पाउस को के पास राइट्स होता है, डाइवोर्स का पिटिशन का एक ग्राउंड बनता है। 7th पॉइंट है रीन्यूकिएशन ऑफ द वर्ड्स, माने कि दोनों में से कोई सन्यासी बन जाए, स्पाउस यानी कि हस्बैंड सन्यास ले ले, वो दुनियादारी छोड़ दे, कंप्लीटली सन्यास हो, तो इस कंडीशन में भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। 8th है कि प्रिजर्प्शन ऑफ डेथ, इफ स्पाउस हैज नॉट बीन हेयर्ड ऑफ फॉर 7 years वो मोर बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हेयर्ड अबाउट देम इफ दे आर अलाइव। प्रिजर्प्शन ऑफ डेथ माना जाता है यदि स्पाउस में 7 साल से उसके यानी कि हस्बैंड या वाइफ के बारे में सुना ना हो, तो ये प्रिजर्प्शन माना जाता है कि स्पाउस की डेथ हो गई हो। ये मेनली 8 ग्राउंड हैं जो डाइवोर्स मतलब 13 में सेक्शन 13 में लेस डाउन किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं ग्राउंड्स जो मतलब इस 8 तो मेन है, इसके अलावा कुछ और ग्राउंड हैं जो बेस बनते हैं या ग्राउंड्स बनते हैं डाइवोर्स के, जो सेक्शन एडिशनली ग्राउंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A में डिफाइन किया गया है। इसमें है आइदर स्पाउस कैन फाइल फॉर डाइवोर्स इट देयर हैज बीन नो रिजप्शन ऑफ कोहिबिशन फॉर 1 year और मोर आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन डिग्रीज। सेक्शन 10 में यदि जुडिशियल सेपरेशन दिया गया है और 1 साल के अंदर पति पत्नी के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हुआ है, तो आप डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनता है, यानी कोई भी रिलेशनशिप विद इन 1 year ड्यूरेशन द जुडिशियल सेपरेशन में नहीं हुआ है, तो ये ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। और सेकंड पॉइंट है देयर हैज बीन नो इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूलर राइट फॉर 1 year और मोर आफ्टर सच डिग्री, यानी कि वही लीगल टर्म्स है। पहला है जुडिशियल सेपरेशन में 1 साल के अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हुआ है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। द सेकंड है यदि 1 साल से कंज्यूलर राइट
का एक्सरसाइज नहीं हुआ है तो भी वो ग्राउंड्स ले सकते हैं, यानी कि डाइवोर्स का। दूसरा सेक्शन आता है 13A, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग। अल्टरनेटिव इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग क्या है कि when a husband or wife file a case for divorce, the court has one more option under section 13A. कोर्ट ये कभी नहीं चाहती कि किसी का घर टूटे, तो एक अल्टरनेटिव रिलीफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग, यदि हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स का पिटिशन फाइल कर रखे हैं, प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोर्ट उनको एक टाइम देता है कि ज्यूडिशियल सेपरेशन ले लीजिए, मतलब दे देती है कि डाइवोर्स ना हो सकता है कि अलग अलग हो, एक साल मतलब कुछ दिन रहें और आपस में सामंजस्य से बैठ जाए तो वो कैरी ऑन शादी चल सके। तो जब हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स की पिटिशन फाइल कर देते हैं तो कोर्ट के पास एक और ऑप्शन होता है कि घर ना टूटे। इवन इफ द कोर्ट डज नॉट ग्रांट डाइवोर्स, इट कैन स्टिल ग्रांट जुडिशियल सेपरेशन। वही सेक्शन 10। सेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट का है, सेक्शन 10 में है जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट को लगता है कि अभी इसको डाइवोर्स इमीडिएट नहीं दिया जा सकता है, तो कोर्ट एक अदर ऑप्शन अपनाती है, यानी कोर्ट के पास एक अल्टरनेटिव रिलीफ होता है, किस फॉर्म में? जुडिशियल सेपरेशन के फॉर्म में। ठीक, तो 13A ये कहता है। और 13B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स दो तरीके के होते हैं, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रेडी हो, कंप्लीटली एग्री हो कि डाइवोर्स अब ले लेना चाहिए, हम लोगों की आगे निभेगी नहीं। दूसरा कंडीशन होता है कंटेस्ट डाइवोर्स। कंटेस्ट डाइवोर्स होता है कि स्पाउस में से, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में एक रेडी ना हो और दूसरा चाहता है कि हम डाइवोर्स ले लें। कब तक वेट करेगा भाई, वो दूसरे से मांगने के लिटरी नेचर का है, तो कंटेस्ट का फाइल पड़ता है। और फर्स्ट होता है 13B, जो हस्बैंड एंड वाइफ कंप्लीटली एग्री हो कि वी विल नेवर प्रोसीड फर्दर, देन टेक ए फाइल, देन मतलब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 डाइवोर्स 13B जिसको बोलते हैं, सेक्शन 13B सबसे ज्यादातर केस इसी के आते हैं, या कंज्यूमर राइट के आएंगे या डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के आते हैं कोर्ट में। तो 13B ये कहता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अलाउ ए हस्बैंड एंड वाइफ टू गेट डाइवोर्स टुगेदर व्हेन बोथ एग्री दैट दे कैन नो लॉन्गर लिव टुगेदर। अब हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं रह सकते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो 13B यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकते हैं। 13B, अब इसमें कुछ हमारे मतलब ग्राउंड्स बताए गए हैं, मेन ग्राउंड्स या कंडीशन बताया गया है कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं 13B के। फर्स्ट है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एग्री टू एंड द मैरिज। पहला ग्राउंड हमारा क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ एग्री हो कि ये मैरिज अब एंड करनी है। दूसरा पॉइंट है दे मस्ट बी लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर लिविंग सेपरेटली एटलीस्ट 1 ईयर, हस्बैंड एंड वाइफ एक साल से अलग अलग रह रहे हो, तो ये 13B का ग्राउंड्स होते हैं। तीसरा पॉइंट है दे मस्ट फील दैट द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। अब उनको ऐसा लगता है कि मैरिज अब नहीं चल सकती है, एक दूसरे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ अंडर वन रूफ, देन कंप्लीटली वो डिसॉल्व कर सकते हैं, मैरिज के लिए ग्राउंड्स बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बोथ मस्ट फाइल ए ज्वाइंट पिटिशन इन कोर्ट। हस्बैंड एंड वाइफ को ज्वाइंट पिटिशन डालनी पड़ती है, यानी होगा जरूर दोनों तरफ से एडवोकेट, पर ज्वाइंट पिटिशन पड़ती है। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट फाइलिंग देयर इज मिनिमम ए 6 मंथ वेटिंग पीरियड। जब हम केस फाइल करते हैं तो कोर्ट 6 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है, कि हो सकता है मतलब कोर्ट यही समझती है कि किसी का घर ना टूटे, तो कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड की मतलब यह है कि हो सकता है 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर यदि हो सकता है कि इनको कंप्रोमाइज हो जाए, यदि कंप्रोमाइज हो गया तो 13B की पिटिशन विड्रॉ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर दैट इफ बोथ सेल एग्री द कोर्ट कैन ग्रांट द डाइवोर्स। दोनों पार्टी एग्री हैं, 6 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कंप्रोमाइज नहीं हुआ, उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता है, उसमें मोस्टली चांसेस कम ही रहते हैं। जब इतना ज्यादा आदमी प्रताड़ित हो जाता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी प्रताड़ित हो जाए, तभी वो डाइवोर्स का ही सोचते हैं। पहले लाइफ एक बार मिली है, घुट घुट के कोई मरेगा नहीं, इससे अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। ये नहीं कि बाद में साथ में रह रहे कि एडल्ट्री नेचर है, बाद में ड्रम में काट के फेंक दे। इससे अच्छा है कि डाइवोर्स ले लो, आप भी जियो,
जियो और जीने दो। तो 13B का एक वन लाइन में समरी हम कह सकते हैं। 13B में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ एग्री होनी चाहिए, लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर। सेकेंड है ज्वाइंट पिटिशन होनी चाहिए, 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है। 6 मंथ के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि दोनों एग्री हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो डाइवोर्स बाय कंसेंट ग्रांट कर दिया जाता है। सेक्शन 14(4) नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। जैसा कि पहला कहा है कि कोर्ट कभी नहीं चाहता है कि कोई भी घर टूटे, तो कोर्ट ये कह सकता है कि स्टॉप कर देता है ग्रांट डाइवोर्स का। नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के 1 साल के अंदर डाइवोर्स पिटिशन नहीं फाइल हो सकती है, ये मतलब स्टॉप कर देता है। अरे 1 साल तो आदमी को समझने में लग जाता है यार, यदि लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज में तो 6 महीने में मालूम चलता था कि ये मैरिज आगे सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, बट इन केस या अरेंज मैरिज होती है तो कुछ टाइम लगता है एक दूसरे को, फैमिली को समझने में। और एक चीज और बता दें कि डाइवोर्स ज्यादातर लड़की की माँ के तरफ से ही होते हैं। यदि लड़की वाइफ अपनी माँ से कई घंटा बात करेगी, छोटी छोटी बात शेयर करेगी, तो डाइवोर्स निश्चित है। इससे अच्छा है कि लड़कियों की माँ ज्यादा अपनी लड़की से बात ना है, और शादी करती है खत्म करो यार, वो उसका घर वो उसका घर। बट ज्यादातर मतलब शादी का ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू ओनली वन रीजन इज माँ, सास। ठीक है, तो सेक्शन 14 नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स फॉर द प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर। कोर्ट हमेशा यही चाहती है कि शादी सरवाइव हो, घर ना टूटे। तो कोर्ट ने एक सेक्शन 14 लेट डाउन में कहा गया कि नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है। यदि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है कि सरवाइव ना हो, एक एक्सट्रीम लेवल का क्रूएलिटी हो, फिजिकली अलोंग विथ मेंटल हरेसमेंट, मेंटली मतलब टॉर्चर हो, तो क्या होता है कि स्टॉप वो कर सकती है। यानी कि हार्डशिप टू सरवाइव, सिंपल कह सकते हो कि एक्सेप्शन है। द कोर्ट में अलाउ फाइलिंग बिफोर 1 ईयर ओनली इन एवरी एक्सेप्शन सिचुएशन सच एज एक्सट्रीम लेवल क्रुएलिटी, हार्डशिप टू सीवियर डेट वेटिंग फॉर 1 ईयर इज अनरीजनेबल। कोर्ट को यह महसूस होता है कि 1 साल तक ये मतलब नहीं रह सकते हैं या ग्रांट करने के लिए, तो एक्सेप्शन केस कुछ होते हैं जिसमें फाइल कर सकते हैं। यानी कि पहले तो सेक्शन 14 यही है कि नो पिटिशन फाइल, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। बट कुछ एक्सेप्शन है। कोर्ट को यह लगता है कि द कोर्ट मस्ट बी फुली सर्टिफाई दैट द सिचुएशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोर्ट को यह फुली सर्टिफाई है कि 1 साल तक वो वेट नहीं कर सकते हैं, तो केस फाइल कर सकते हैं। पहले तो यही है कि सेक्शन 14 में कोई पिटिशन फाइल नहीं होगी शादी से 1 साल के अंदर। ठीक, कुछ एक्सेप्शन है, उसके अंदर हम फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्ट तो यही है कि ए हस्बैंड एंड वाइफ कांट फाइल ए डाइवोर्स पिटिशन इन कोर्ट अंटिल 1 ईयर हैज पास्ड आफ्टर द मैरिज। एक्सेप्शन में है द कोर्ट में अलाउ फाइलिंग बिफोर 1 ईयर ओनली इन एक। तो सेक्शन 14 completed no petition for divorce to be presented within 1 year. सेक्शन 15 divorce a person when they marry again. अब डाइवोर्स हो चुका है 13 में, 14 में क्या है कि पिटिशन नहीं पड़ेगी विद इन 1 ईयर, शादी होने से 1 साल के अंदर पिटिशन डाइवोर्स की नहीं पड़ेगी। सेक्शन 14 में कहा गया, उसमें प्रोटेक्ट है। कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 15 में क्या, जब डाइवोर्स हो चुका हो, डाइवोर्स ए पर्सन व्हेन दे मे मैरी अगेन, वो क्या कंडीशन है, कब शादी कर सकता है। व्हेन डाइवोर्स्ड पर्सन मे मैरी अगेन आफ्टर ए डाइवोर्स इज पास्ट ए पर्सन कैन मैरी अगेन बट ओनली व्हेन, कब शादी करेगा। ए डाइवोर्स्ड पर्सन मस्ट वेट अंटिल द divorce is completed finally. It's mean no pending appeal and no chance of appeal, only then they can marry. 15 में क्या है कि डाइवोर्स होने के बाद वो शादी कर सकता है मेन जब कोई कंडीशन, जब कोई पेंडिंग कोई अपील ना हो। सेक्शन 16 से लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। 16 में ये बताया सेज है कि
वाइड एंड वाइडेबल मैरिज से यदि बच्चे जन्म लिए हैं तो उनका क्या राइट है, क्या प्रोटेक्ट है, तो सेक्शन 16 में वो प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन बताया गया है। वो क्या है, चिल्ड्रेन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज से सेक्शन 16 प्रोटेक्ट द राइट एंड द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रेन बॉर्न फ्रॉम। वाइडेबल मैरिज से कंप्लीटली इनवैलिड मैरिज होती है, वाइड मैरिज कंप्लीटली इनवैलिड मैरिज, इवन इफ द मैरिज इज null and void, the children born are considered as a legitimacy। वाइड मैरिज से बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको जो स्टेटस है वो राइट है प्रोटेक्ट, वो लेजिटिमेसी मानी जाएगी, उनकी क्या गलती है। वाइडेबल मैरिज से मैरिज लेटर अनल्ड बाय द कोर्ट। वाइडेबल मैरिज क्या है कि बाद में कोर्ट वो अनल्ड कर देती है, तो वाइडेबल मैरिज कराती है। इस कंडीशन में बच्चे पैदा हुए हैं, इफ ए वाइडेबल मैरिज इज अनल्ड द चिल्ड्रन रिमेन लेजिटिमेसी, फिर भी बच्चों को लेजिटिमेसी कंसीडर किया जाएगा। और इस कंडीशन में सच चिल्ड्रन कैन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इस जो अब बच्चे इनहेरिट वो कंसीडर कर दिए गए हैं लेजिटिमेसी से, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनली पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स से। और किससे नहीं ले सकते हैं, नॉट फ्रॉम द ज्वाइंट फैमिली और इसेंशियल प्रॉपर्टी से वो राइट नहीं उनको लेने का। इट्स मीन सेक्शन 16 says protect of the children, मतलब protect of the right and the status of the legitimacy child का होगा। तो अब सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बिगेमी। सेक्शन 16 और 18 में पनिशमेंट बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिगेमी इज ए पनिशेबल ऑफेंस इन हिंदू कल्चर। तो सेक्शन 16 में पनिशमेंट है बिगेमी में। अब उसमें बिगेमी क्या होता है ये हम पहले बताते हैं। जब कोई पर्सन शादी कर लेता है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक, और दूसरी शादी कर लेता है तो बिगेमी कराता है। बिगेमी इज ए क्राइम इन हिंदू एज पर एज हिंदू मैरिज एक्ट। इफ ए पर्सन हिंदू मैरिज समवन व्हाइल देयर फर्स्ट स्पाउस इज स्टिल लिविंग, द सेकेंड मैरिज इज वाइड एंड अंडर दिस एक्ट। उसका रिजल्ट क्या होगा, यदि कोई हिंदू मैरिज समवन किसी दूसरी शादी कर लेता है जबकि उसकी वाइफ जिंदा है, अलाइव है, इस कंडीशन में वो शादी इनवैलिड मानी, मतलब वाइड मानी जाएगी, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वाइड है। और उसका पनिशमेंट क्या होगा, एंड फॉर द पनिशमेंट सेक्शन 494 494 और 495 ऑफ आईपीसी। अब जो बीएनएस में है 82 एंड 86, 494 सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस और 495 को 86 अब बीएनएस में। अब इसमें पनिशमेंट क्या है, 494 या कह सकते हैं 82 में कि इम्प्रिजमेंट 7 साल की सजा और प्लस फाइन। और दूसरा क्या 495 में क्या है कि उस लेडी से, वो जो दूसरी सेकेंड वाइफ है जो ऑलरेडी वाइड मानी जाएगी, उससे छिपा के यदि शादी किया है कि हमारी शादी हुई नहीं है, ये मेरी फर्स्ट मैरिज है, इस कंडीशन में उसको 10 साल की सजा और फाइन होगी। ठीक है, तो बिगमी से कह सकते हैं कि दिस मेक्स बिगमी बोथ ए सिविल इश्यूज एंड द सेकेंड मैरिज इज वाइड एंड द क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज ऑफ आईपीसी यानी कि बीएनएस। द लॉ एक्ट एज ए डिफरेंट टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मैरिंग अगेन व्हाइल ऑलरेडी बीइंग कैरिड या मैरिड। सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन जो हमारा 18 है वो पनिशमेंट फॉर कंट्रावेशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। इसमें क्या किया है कि जो सेक्शन 5 में कंडीशन है एक वैलिड मैरिज के, यदि उसका वायलेशन हुआ है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 18 सेज प्रोवाइड्स पनिशमेंट व्हेन सर्टेन मैंडेटरी कंडीशन ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज। जो सेक्शन 5 में एक कंडीशन दी गई है जो 5 है मेनली, यदि वो वायलेट हुआ है तो इस कंडीशन में वो पनिशेबल होगा। इट्स मीन मतलब मैंडेटरी जो कंडीशन हमारे सेक्शन 5 में मेंशन है 5, यदि वो वायलेट है तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। ए पर्सन इज पनिश्ड इफ दे ब्रेक एनी ऑफ दीज कंडीशन। यदि वो कंडीशन ब्रेक करता है, मेनली मैं 3 को इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो पनिशेबल होगा। फर्स्ट क्या है, एज रिक्वायरमेंट वायलेटेड। इसमें ब्राइड ग्रूम का बताया गया है 21 साल और ब्राइड को 18 साल। यदि ये वायलेट हुआ है तो इस कंडीशन में
क्या इम्प्रिजमेंट होगी? 2 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और 1 लाख तक फाइन होगा, या वो दोनों हो सकते हैं। यदि एज का वायलेशन, जो मैरिटरी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में कंडीशन दिया गया है, एज रिक्वायरमेंट वायलेटेड है, इन दिस कंडीशन अप टू 2 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और फाइन 1 लाख, और बोथ दोनों हो सकते हैं। तो सेकंड है कि मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दूसरी कंडीशन क्या थी कि मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में यदि ये ऐसा है, वायलेट किया गया है, तो इफ द पार्टीज मैरी विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप अनलेस कस्टम अलाउज, जब तक कस्टम अलाउज नहीं करता है तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है वो। इस कंडीशन में क्या है पनिशमेंट? अप टू 1 मंथ इम्प्रिजमेंट, 10,000 का फाइन। दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है। एक मंथ की मतलब 1 मंथ इम्प्रिजमेंट, 10,000 का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है मैरिज विद इन स्पेंडर रिलेशनशिप। इस कंडीशन में यदि मैरिज होती है स्पेंडर रिलेशनशिप में तो सेम है जो 2 नंबर का है, यानी कि 1 महीने की सजा और 10,000 रुपए फाइन, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 18 एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 15 में क्या है कि आफ्टर ग्रांटेड द डाइवोर्स देन दे मैरी अगेन। डिग्री होने के बाद अब जो डिग्री हो चुकी है तो दोबारा मैरिज हम रीमैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 16 में प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन, वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। वाइड एंड वाइडेबल मैरिज से जो बच्चे जन्मे हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है स्टेटस में। वो प्रॉपर्टी किससे ले सकते हैं? पेरेंट, और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, ना कि ज्वाइंट फैमिली से और एसेंशियल प्रॉपर्टी से। सेक्शन 17 में पनिशमेंट ऑफ बिगेमी। बिगेमी इज ए क्राइम फॉर इन हिंदू एज पर एज इन हिंदू मैरिज एक्ट में। इसमें 494 495 है। पहली बात वो सेकेंड मैरिज वाइड मानी जाएगी, और दूसरी थिंग्स है वो पनिशेबल ऑफेंस है। 494 में क्या किया गया है कि 7 साल की सजा है यदि उसकी पत्नी जिंदा है और दूसरी शादी कर लेता है, और फाइन है। दूसरा क्या है 495, इट्स मीन सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस। इसमें सेकेंड पत्नी को मतलब छिपा के कहा गया कि इट्स माय फर्स्ट मैरिज, हाइड किया गया है फैक्ट को, तो इस कंडीशन में 10 साल तक सजा और फाइन हो सकता है। 10 साल की सजा कौन दे सकता है? एएसजे, एडिशनल जज। तो 17 बेगमी हो गया। और सेक्शन 18 से पनिशमेंट फॉर कंट्रोवेशन ऑफ द सर्टेन अदर कंडीशन ऑफ द हिंदू मैरिज। जो सेक्शन 5 में कंडीशन मैंडेटरी कंडीशन दी गई है फॉर वैलिड मैरिज के लिए, इसमें यदि कोई ब्रोकन होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। जैसे कि एज का है, ये पनिशेबल है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, स्पेंडर रिलेशनशिप, 1 मंथ 10,000 की सजा, उसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए फाइन। किसमें? एज वायलेशन में। जो मैंडेटरी है एज 18 और 21, लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21। यदि ये वायलेटेड हुए हैं तो सजा कितनी है? 2 ईयर्स और फाइन 1 लाख, या दोनों हो सकते हैं। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में 1 महीने की सजा है, 10,000 का फाइन है। स्पेंडर रिलेशनशिप में पनिशेबल ऑफेंस, इसमें क्या है कि 1 महीने की सजा और 10,000 रुपये फाइन। तो सेक्शन 17 और 18 में पनिशेबल मतलब पनिशमेंट लेट डाउन है। पार्ट 5 जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर which is laid down section 19 and 28। इस पार्ट में जुरिडिक्शन और प्रोसीजर बताया गया कि हाउ वेयर द जुरिडिक्शन एंड हाउ टू प्रोसीजर। सेक्शन 19, कोर्ट टू विच द पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। ऐसी कौन सी कोर्ट है जहां पे वो पिटिशन प्रेजेंट की जाएगी? तो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ केस प्रेजेंट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 19 टेल अस where in which court, मतलब in where in which court a husband or wife can file a petition the Hindu Marriage Act। हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड एंड वाइफ किस कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? ए पिटिशन सच एज 13B यानी कि डाइवोर्स का, कंज्यूमर राइट का, जुडिशियल सेपरेशन में बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नजदीक होगी वहां फैमिली कोर्ट होता है, उसमें हस्बैंड या वाइफ केस पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसमें कुछ ग्राउंड्स है जैसे कि वेयर द मैरिज वाज सोलमलाइज। केस कहाँ फाइल होगा? जहां शादी हुई है, जहां पे मैरिज सोलमलाइज हुई है वहां पे केस पिटिशन जो भी नजदीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसमें हस्बैंड एंड वाइफ केस फाइल कर सकते हैं। वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट लिव टुगेदर, एक और है जगह
कहाँ फाइल जुरिडिक्शन बनता है? जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहे हो। सपोज डेट मतलब लड़की है कहाँ की, जैसे इन केस मेरा केस बता दूँ कि जैसे मैं रहने वाला हूँ कानपुर का, मैं करंट में रहता हूँ गुरुग्राम में, और मेरी वाइफ है दिल्ली की। तो केस कहाँ फाइल हो सकता है? जहाँ पे हम साथ में रहे, यानी कि गुरुग्राम में हम साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे केस फाइल हो सकता है। ठीक, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है कि वेयर द रिस्पोंडेंट अपोजिट पार्टी लिविंग जहाँ रहे, अपोजिट पार्टी जहाँ रहती है वो भी वहाँ फाइल कर सकती है। वेयर द पिटिशनर इज लिविंग, स्पेशल केस में क्या है कि 7 साल से उसका 7 साल से आउटसाइड इंडिया है, कोई भी मतलब स्पाउस आउटसाइड इंडिया है, या 7 साल से उसका कुछ सुना नहीं है, तो वो वहीं केस जहाँ पे रहती है वहीं केस फाइल कर सकते हैं। फॉर द वाइफ है एडिशनल ऑप्शन है कुछ, किसे वाइफ को प्रेफर, लेडीज को प्रेफर किया जाता है कि जहां पे उसको सुटेबल हो टू रीचिंग द कोर्ट, वहां पे केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्रिविलेज लेडीज को दिया जाता है जुरिडिक्शन के लिए। जुरिडिक्शन यानी कि वाइफ को या लेडीज को जो नजदीक हो, इजिली रिचेबल हो, वहां पे वो केस फाइल कर सकती है। सेक्शन 19 जुरिडिक्शन के विषय में बताया गया है। सेक्शन 20 का है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन। 20 में ये कहा गया है कि पिटिशन में सब लिखना चाहिए, जो भी आपको क्लियर क्या डिमांड है, क्या चाहते हो, ये चीजें मेंशन करनी चाहिए। लास्ट में इंड में वेरिफिकेशन देना जरूरी होता है, यानी कि कंटेंट्स जो भी पिटिशन है, चाहे 9 की हो, चाहे 10 की हो, अंडर सेक्शन चाहे 13B की हो, उसमें कंटेंट्स कट एंड क्लियर होना चाहिए, या नहीं कि मतलब मांग कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, तो कट एंड क्लियर होना चाहिए। इसमें जो भी फैक्ट है वो मेंशन करो, लास्ट में वेरिफिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 20। अब आता है सेक्शन 20। 21 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 1908। ये एप्लीकेशन किस में होगा? 21 सेक्शन जो 21 है से दैट एक्ट पिटिशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट विल फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ BNSS अनलेस द एक्ट से अदरवाइज। जो भी एप्लीकेबल है रूल्स, जो प्रोसीजर है, वो कैसे फॉलो होगा? CRPC या BNSS के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रोसीजर है, मस्ट बी फॉलोड बाय पिटिशनर एंड कोर्ट। 21B 21A 21A पावर ऑफ ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केस, यानी कि कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर ऑफ केस का। वो क्या क्या पावर है? जैसे पावर ऑफ ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केस की पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि इफ बोथ पार्टीज फाइल पिटिशन इन डिफरेंट केसेस, इफ बोथ पार्टीज फाइल पिटिशन इन डिफरेंट केसेस, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अलग अलग केस फाइल कर रखा है, तो जो कोर्ट है उसके पास पावर है टू ट्रांसफर इन वन कोर्ट, द पिटिशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन कोर्ट। हस्बैंड एंड वाइफ मान लीजिए कानपुर में फाइल कर रहा है, वाइफ कहीं और फाइल कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है कि वो एक जगह केस को ट्रांसफर कर सके। द हाई कोर्ट कैन डिसाइडेड विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल हैंडल बोथ केस टुगेदर। अब हाई कोर्ट के पास पावर है, मान लीजिए उसने केस कर दिया कि नहीं यहाँ पे सुनना चाहिए, हस्बैंड ने, वाइफ ने कहा नहीं यहीं पे पिटिशन मतलब हियरिंग होगी, तो किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पावर है कि वो देखेगा जो कंप्टेंट कोर्ट होगी उसको केस हैंडल करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है? टू अवॉइड डिले ऑन कन्फ्लिक्ट जजमेंट, कि देरी ना हो, पता लगा वहां डिसीजन कुछ और है, यहाँ डिसीजन कुछ और आ रहा है, तो कन्फ्लिक्ट जजमेंट में ना हो, इसलिए वो सेक्शन 20A पावर ऑफ ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केस कोर्ट के पास पावर होता है। अब इसमें आता है सेक्शन 21 का B। 21 का क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट। कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 21B में। 21 सेक्शन 21B टेल हाउ पिटिशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट शुड बी हैंडल क्विकली। इसमें कैसे स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल क्या है मतलब कि प्रोसीजर क्या है, प्रोविजन क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड में पहले बात तो फैमिली कोर्ट फास्ट ट्रैकिंग में सुनवाई होती है, स्पीडी ट्रायल होता है, डेली हियरिंग इज पॉसिबल, कोर्ट को यदि पास पॉसिबल है तो रोज सुनवाई कर सकती है। टाइम लिमिट है, द कोर्ट शुड ट्राई टू डिस्पोज द केस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। कोर्ट कोशिश करती है कि 6 महीने के अंदर जब से सर्विस ऑफ नोटिस इशू किया गया हो केस को डिस्पोज किया जाए। पर्पज क्यों है? टू अवॉइड लॉन्ग डिले इन मैट्रिमोनियल केसेस
and giving speedy justice। सेक्शन 21 में स्पेशल प्रोविजन है कि कोर्ट के पास कैसे कैसे स्पीडी ट्रायल करेगा, या मोस्टली जो कोर्ट होता है डिसाइड करते हैं कि 6 मंथ के अंदर केस डिस्पोज कर दिया जाए आफ्टर सर्विंग नोटिस। और पर्पज क्यों है? अवॉइड डिले ना हो और गिविंग स्पीडी जस्टिस। सेक्शन 21C, सेक्शन 21A एंड B एंड C। सेक्शन 21C में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें ये क्या गया है 21C में, सेज दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन केसेस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट फॉलो द सेम रूल्स एज इन सिविल लॉ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी लगाए जाएंगे वो कौन से रूल फॉलो होंगे? जो सिविल लॉ में फॉलो होते हैं वही रूल्स फॉलो होंगे, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। व्हाट एवर रूल्स अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स इन सिविल कोर्ट आल्सो अप्लाई इन हिंदू मैरिज एक्ट। इट्स मीन सिंपल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हिंदू मैरिज एक्ट में वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो सिविल एक्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं। सेक्शन 22, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। सेक्शन 2 का मेन पर्पज यही है कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए और डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। सेक्शन 2 सेज दैट ऑल केस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जितने भी हैं केस हिंदू मैरिज एक्ट में, मस्ट बी हियर्ड इन कैमरा मीनिंग प्राइवेटली, मतलब जो भी है मस्ट बी हियर्ड इन कर सकते हो। तो की पॉइंट्स क्या बनते हैं इसके? द जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड इनसाइड द कोर्ट रूम, जनरल पब्लिक है इनसाइड अलाउड नॉट द कोर्ट रूम। और जो भी कैमरा प्रोसीडिंग है जनरल पब्लिक अलाउ नहीं होती है। ओनली पार्टीज, लॉयर्स एंड परमिटेड पर्सन में अटेंड, उस हियरिंग को जनरल पब्लिक के लिए इज नॉट अलाउड। और कैमरा प्रोसीडिंग भी हो मतलब कर सकते हो, वही पार्टी अलाउ होंगे जैसे जो दोनों पार्टी होंगी उनके परमिटेड पर्सन, उनके यानी कि घर वाले और एडवोकेट के अलावा कोई जनरल पब्लिक नहीं होगी। क्यों? नो पब्लिक। अच्छा, सेकंड थिंग्स है कि इसमें कोई भी प्रोसीडिंग है वो पब्लिकली ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, यानी कि पब्लिकेशन अलाउड नहीं होगा, नो पब्लिकेशन अलाउड। पर्पज क्यों पर्पज इसका? क्योंकि टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। सेक्शन 22 का मेन पर्पज यही है, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। कह सकते हो कि मैट्रिमोनियल केसेस मस्ट बी हियर्ड प्राइवेटली, सिंपल लैंग्वेज में कि मैट्रिमोनियल केसेस मस्ट बी हियर्ड प्राइवेटली एंड कांट बी पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट। सेक्शन 22। सेक्शन 23, डिग्री इन प्रोसीडिंग। जो डिग्री इन प्रोसीडिंग सेक्शन 23 says what the court must be check out all fact before the granting any degree। सिंपल है, सेक्शन 23 डिग्री इन प्रोसीडिंग है कि कोर्ट को सभी फैक्ट को प्रॉपर चेक करना चाहिए बिफोर ग्रांटिंग द डिग्री। कैसे? कोर्ट मस्ट बी सर्टिफाइड, कोर्ट सर्टिफाई होनी चाहिए। नो नेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। अटेम्प्ट टू रिकॉन्सिलिएशन, मैंने पहले भी बताया है कि कोर्ट कभी नहीं चाहती कि कोई भी घर टूटे, तो कोर्ट हमेशा अटेम्प्ट करती है रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अब जो भी पिछला हुआ वो भूल जाओ और साथ रहो। यदि नहीं बनती है देन रिलीफ मस्ट बी फेयर, तब कोर्ट चेक करेगी, फैक्ट करेगी कि उसको क्या रिलीफ, हस्बैंड की इनकम क्या है, वाइफ की इनकम क्या है। जब प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो ग्रांटिंग देंगे, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे डाइवोर्स का हो, चाहे जुडिशियल सेपरेशन का हो या कंज्यूमर राइट का हो। कोर्ट मस्ट बी ऑल फैक्ट चेक बिफोर ग्रांटिंग द डिग्री। 23 का मेन ये कंसिडर्ड है। इसमें 23A भी है, रिलीफ और रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। 23A क्या है? रिलीफ या रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। ये फेवर करता है हस्बैंड को, वाइफ को भी करता है पर डिफरेंट केसेस में। क्यों? क्योंकि 23 अलाउ द रिस्पोंडेंट टू ऑल्सो क्लेम रिलीफ इन द सेम प्रोसीडिंग। यदि वही केस में प्रोसीडिंग चल रही है तो रिस्पोंडेंट को अलाउ करता है क्लेम रिलीफ इन सेम प्रोसीडिंग। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड ए काउंटर क्लेम या क्रॉस ऑप्शन। सिंपल, फेवर को काउंटर क्लेम करने के लिए या
क्रॉस ऑप्शन करने के लिए 23A रिलीफ ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी कि अब रिलीफ किसका, रिस्पोंडेंट को रिलीफ है, सेम प्रोसीडिंग चल रहा है डाइवोर्स का, तो वो काउंटर क्लेम कर सकता है या क्रॉस ऑप्शन कर सकता है या परजुरी की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। परजुरी की एप्लीकेशन क्या है कि यदि वाइफ ने गलत इनकम एफिडेविट में दिया है, यदि हस्बैंड के पास सफिशिएंट एविडेंस है कि दिस एफिडेविट इनकम एफिडेविट देना पड़ता है कि एफिडेविट वो गलत है या हस्बैंड को बढ़ा चढ़ा के बताया है, तो परजुरी की एप्लीकेशन दे सकता है। और कहा कि ये बिफोर एलमनी या डाइवोर्स देने से पहले डिसाइड किया जाए। मोस्टली जज करते नहीं है, वो बाद में हाँ चेक करेंगे, तो इसके साथ एप्लीकेशन लगा के जब पहले डिसाइड होगी तो उसको जज को नोटिस देना पड़ेगा वाइफ पिटिशनर को, और उसको रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने के लिए सजा भी देनी पड़ेगी। तो जज कोशिश करते हैं कि ये बाद में डिसाइड करें, तो सभी एडवोकेट से है कि उसको पहले डिसाइड करने के लिए कोशिश किया जाए कि पहले डिसाइड करो। यदि पिटिशनर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग एफिडेविट देता है तो परजुरी की एप्लीकेशन लगता है। तो इट्स मीन सेक्शन 23A क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्रॉस करने को ऑप्शन, क्रॉस ऑप्शन का एक राइट देता है। सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडिंग लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 24 allow the court to order maintenance during the case and legal expenses to the spouse who has no sufficient income. सेक्शन 24 23A हस्बैंड को यानी कि रेस्पोंडेंट को प्रिविलेज देता था। तो सेक्शन 24 क्या है, मेंटेनेंस, ये वाइफ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि केस चल रहा है तो उस ड्यूरेशन में वो इंटरिम रिलीफ ले सकती है। तो सेक्शन 24 अलाउ द कोर्ट टू ऑर्डर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द केस या लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस भी हैं, वाइफ के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है और कोर्ट को जो कोर्ट प्रोसीडिंग में एक्सपेंसेस देना होता है जैसे कि एडवोकेट की फीस, तो वो लीगल एक्सपेंसेस भी रेस्पोंडेंट से लेने का राइट है। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस अलाउ द कोर्ट टू ग्रांट परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस टू आइदर स्पाउस आफ्टर ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स, जुडिशियली सेपरेशन या नलिटी या एनल्ट ऑफ मैरिज। परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस जज देखेगा, फैक्ट चेक करेगा कि इनकम कितनी है दोनों पार्टी की, उसके हिसाब से वो परमानेंट एलिमनी भी डिसाइड कर सकता है। और परमानेंट एलिमनी या पीरियडिकली एलिमनी या मंथली लमसम एक अमाउंट डिसाइड कर देता है कि उसको कैसे दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि हस्बैंड वो मंथली देता है, इट्स डिपेंड ऑन जज मेनली, डिसीजन ऑफ पावर ऑफ जज कि पीरियडिकली है कि मंथली है या लमसम अमाउंट देके खत्म करो। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के विषय में लेट डाउन किया गया है। Section 26 custody of children. In this section 26 says allow the court to make order regarding the custody. इस सेक्शन में क्या है कि कोर्ट ऑर्डर करता है रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, जो मेंटेनेंस या एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन इन एनी प्रोसीडिंग अंडर द ह्यूमन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सच एज डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन में। इसमें डिसाइड करते हैं कि कस्टडी किसको दिया जाए, हस्बैंड को या वाइफ को। इट्स डिपेंड ऑन कैपेबल टू हैंडल, मतलब कुल मिला के बच्चे का भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसीजन लेता है। की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि हु विल गेट कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रेन, कि बच्चे की कस्टडी किसको दिया जाए, कौन लेगा, कौन कैपेबल है, अच्छे बच्चे के भविष्य को देखकर कस्टडी किसके पास होना चाहिए। ठीक है, विजिटेशन राइट टू द अदर पेरेंट्स, यदि उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनको बच्चे को देखने के लिए, मान लो सपोज डैट बच्चा माँ के पास है तो दादा दादी का भी तो अधिकार है बच्चों से मिलने के लिए, तो इसमें उनके राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। और मेंटेनेंस देखा जाएगा कि मंथली फॉर चिल्ड्रन, यदि मान लो कि बच्चे का कस्टडी माँ के पास है तो उसके डैड को मेंटेनेंस इज सफिशिएंट, यानी कि टू मेंटेन द लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो मेंटेनेंस का ऑर्डर भी दे सकती है। और साथ साथ में मेन पॉइंट है कि एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि उसके एजुकेशन के लिए क्या डिसाइड होगा। यदि मान लीजिए कि माँ कैपेबल नहीं है, माँ की अर्निंग नहीं है, तो वो बच्चे को बाप को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी कि पेरेंट्स डैड को पापा के को कस्टडी दे देते हैं। यदि अच्छी एजुकेशन दे सकता है पिता,
या अच्छी एजुकेशन दे सकता है माँ। तो और बाकी एज भी फैक्टर करता है। जैसे 2 साल की कस्टडी अक्सर माँ को ही हम देते हैं, हम कोर्ट डिसाइड करता है। यदि बड़ा है तो अब एक और चीज़ है कि डिपेंड करेगा कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है। यदि बड़ा है, बाप के पास रहना चाहता है या माँ के पास रहना चाहता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें मानने की पॉइंट होगा। कोर्ट कैन पास इंट्रीम ऑर्डर या टेम्पररी ऑर्डर दे सकता है, या मॉडिफाई और रिवोक ऑर्डर एनी टाइम। यदि मान लो कस्टडी बच्चे को माँ को दे दिया है, यदि कोर्ट को यह लगता है कि नहीं बच्चा उनके पास, मतलब माँ का नेचर कुछ गलत है या किसी अदर पुरुष से संबंध है और सही केयर नहीं कर पा रहे, तो पिता फाइल कर सकता है उस ऑर्डर को, इमीडिएट रिवोक करा सकता है, मॉडिफाई करा सकता है या इंट्रीम ऑर्डर पास करा सकता है। द कोर्ट में लिसन टू द चाइल्ड विशेस इफ द चाइल्ड इज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। यदि चाइल्ड बड़ा है तो अंडरस्टैंड कर रहा है तो चाइल्ड से भी कोर्ट पूछेगा कि कस्टडी मतलब किसको दी जाए आपकी। अब सेक्शन 27 है, इसमें है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। 27 में जो हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्पोज किया जाए, इसमें 27 में लेट डाउन किया गया है। 27 लेट डाउन से कह सकते हैं कि गिव्स द कोर्ट द पावर टू डिसाइड हाउ टू डिवाइडेड प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंटली। कोर्ट एम फॉर फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्ट के पास पावर है कि हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो फेयर होनी चाहिए। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं कि की पॉइंट्स क्या कि उसके प्रॉपर्टी को कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूट कि कितना कैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सेक्शन 27 में द कोर्ट हैज पावर टू डिसाइड टू डिस्पोजल द प्रॉपर्टी। सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर। ये जो लास्ट में 20 है, अपील फ्रॉम डिग्री और उसके ऑर्डर को अपील कहाँ करना चाहिए। तो 26 एक्सप्लेन करता है कि विच ऑर्डर एंड डिग्री पास्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी अपील्ड एंड वेयर द अपील शुड बी फाइल्ड। डिग्री मिलने के बाद भी अपील ऊपर जा सकती है। कि पॉइंट क्या है, अपील अलाउड क्या कर सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं पॉइंट में यू कैन फाइल एंड अपील अगेंस्ट। मान लीजिए सपोज डिग्री किसी को ऐसा लगता है कि जजमेंट गलत आया है तो वो अपील भी कर सकता है। डिग्री लाइक डाइवोर्स है, जुडिशियल सेपरेशन है, एनलमेंट है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट का भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो जाता है तो ऊपर हम जा सकते हैं। सर्टेन ऑर्डर अंडर द एक्ट, और भी कुछ ऑर्डर है तो वो भी अपील अलाउड कर सकते हैं ऊपर। सेकेंड है अपील कोर्ट, किस कोर्ट में करोगे, द अपील मस्ट बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन स्टेट रूल्स। स्टेट रूल में डिपेंड करता है कि उनका जो अपर लेवल का कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपील उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। टाइम लिमिट भी इसमें होता है कि फाइल्ड विद इन 19 डेज अनलेस द कोर्ट शो सफिशिएंट रीजन फॉर डिले। जो डिग्री आ चुकी है तो जो भी एग्रीड पार्टी होगा उसको लगता है कि जजमेंट इज नॉट राइट फॉर इन फेवर ऑफ, तो वो अपील कर सकता है अपर लेवल पे विद इन 19 डेज के अंदर, अनलेस इट्स द कोर्ट को शो करना पड़ेगा कि सफिशिएंट रीजन डिले है। हो सकता है कि कुछ रीजन की वजह से डिले हो जाए जो अपील ना कर पाए तो कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर नॉट अप्लीकेबल। ऑर्डर किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा, सम इंट्रीम ऑर्डर जो टेम्पररी ऑर्डर होते हैं मे नॉट बी अप्लीकेबल अनलेस द सफिशिएंट अलाउ इट। जो इंट्रीम ऑर्डर है यदि जजमेंट तब तक का सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो वो उसमें अलाउ नहीं करेगा। 5 है अपील प्रोसीजर। अपील का प्रोसीजर क्या है, अपील फॉलो द सीपीसी रूल, जो सीपीसी रूल होगा उसके हिसाब से, रूल्स अनलेस द एक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो अपील है कि उसके पास कई पॉइंट हैं कि अपील अलाउड कहाँ कोर्ट है, टाइम लिमिट क्या है, ऑर्डर नॉट अपील किस पे नहीं होगा, क्या अपील प्रोसीजर है। इट्स सेज अंडर सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री होने के बाद क्या क्या कहाँ क्या कर सकते हैं। पार्ट 6 आ गया सेविंग एंड रिपील्स। जैसा कि पहले बता चुका हूँ रिपील का सेक्शन 30 है जो 6 और 30 को रिपील कर दिया गया। अब हमारे पास बचा क्या, सेविंग। सेविंग का अर्थ होता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, कुछ एक्ट ऐसे होते जो पहले से बने हुए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, उन पे अप्लीकेबल ना होना। जैसे कि 29 सेविंग्स अंडर सेक्शन 29 सेविंग्स कहता है कि सेज दैट द हिंदू मैरिज एक्ट
does not take away any rights or remedies that parties already have under, जैसे कि other law, any custom, uses, any special और local law। ठीक, इसमें उस जो लोकल लॉ वगैरह हैं या कस्टम है या यूजेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 29 यानी कि सेविंग्स है। कह सकते हैं कि दिस एक्ट ऐड टू द एग्जिस्टिंग लीगल राइट, इट डज नॉट कैंसिल एनी अदर लीगल रेमेडीज दैट स्पाउस में हैव। कुल मिला के जो हमारा यानी कि ऑलरेडी लोकल लॉ है, कस्टम है, तो उनके अधिकारों का भी वायलेट नहीं करती है। और सेक्शन 30 रिपील हो चुका है। तो ये तो है टोटल सेक्शन 30 हिंदू मैरिज एक्ट में 6 और 30 रिपील कर दिए गए हैं, टोटल 28 है। और मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में कंडीशन दिया गया है सेक्शन, और 9 कंज्यूमर राइट है, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन है, इसके बाद डाइवोर्स का है, फिर मेंटेनेंस का है, एलमनी कस्टडी का है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन दिस हिंदू मैरिज एक्ट में। ये कंप्लीट हो चुका है भाइयों दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ आई हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे हौसलों को बढ़ाइएगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून, बाय, जय हिंद।